हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में आप देखने वाले हैं यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में लगी हुई रचना संस्कृति के 4 अध्याय। आप इसकी भूमिका को देखेंगे और इसके इंडेक्स को, क्योंकि इससे रिलेटेड आजकल एग्जाम में प्रश्न बहुत ही ज़्यादा पूछा जा रहा है, इसीलिए आप इसकी भूमिका को और इसकी विषय सूची को देखेंगे। किताब आपकी ये जो है बहुत ही ज़्यादा मोटी है और इसमें बहुत ही ज़्यादा तथ्य भरे पड़े हुए हैं। तो अगर किताब के अंदर से तथ्यों से आपसे प्रश्न पूछा जाता है तो शीर्षक अगर आपको पता रहेगा तो आप बहुत ही आसानी से ये बता सकते हैं कि किस शीर्षक से लिया गया है या फिर किस भाग से लिया गया है। तो हम इस संस्कृति के 4 अध्याय पुस्तक की भूमिका को बहुत अच्छे से देखेंगे, क्योंकि लेटेस्ट में भी जो यूजीसी नेट का एग्ज़ाम हुआ था वहाँ भी इससे रिलेटेड प्रश्न भूमिका से डायरेक्ट ही आया था। और इसके प्रकरणों को क्रम से लगाने के संदर्भ में कि उसमें कितने कितने शीर्षक हैं, अभी हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर के लेटेस्ट एग्जाम में अभी प्रश्न पूछा गया था। तो इस दृष्टि से आपकी जो ये रचना है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो बिना देरी किए चलिए स्टार्ट करते हैं, इसकी भूमिका को देखते हैं। लेकिन आज हम जो भूमिका देखेंगे उसमें जो भी इम्पॉर्टेंट तथ्य हैं सिर्फ उन्हें ही देखेंगे, क्योंकि इसके पहले भी एक बार हम लाइन बाय लाइन भूमिका को अच्छी तरीके से इसी चैनल पर पढ़ा चुके हैं। तो अगर आपको लाइन बाय लाइन देखना है तो आप वो वीडियो देख सकते हैं, नहीं तो अगर आपको सिर्फ इम्पॉर्टेंट तथ्य को एग्ज़ाम की दृष्टि से देख के जाना है तो आप इसे देख सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि बुक के PDF में लिखा है संस्कृति के 4 अध्याय। तो संस्कृति के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। इसमें जो भी इम्पॉर्टेंट तथ्य हैं उसको मैंने हाईलाइट पहले से ही करके रख लिया, जैसे कि पुस्तक के आरंभ में ही ये श्लोक दिया गया है कि धर्मम यो बाधते धर्मः न स धर्मः कुधर्म तत् आविरोधी तु यो धर्मः स धर्मः सत्य विक्रमः। ये जो है पूछा जा सकता है कि किस पुस्तक के आरंभिक में ये श्लोक दिया गया है। तो आपको पता होना चाहिए कि धर्म से रिलेटेड है और ये रामधारी सिंह दिनकर के संस्कृति के 4 अध्याय में दिया गया है। इसके बाद आप देखेंगे कि इस पुस्तक को समर्पण किसे किया गया है। तो समर्पण किया गया है सामाजिक संस्कृति की साकार प्रतिमा राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के पुनीत कर कमलों में। इसे समर्पण किया गया है रामधारी सिंह दिनकर जी के द्वारा। उस समय जो राष्ट्रपति थे राजेंद्र प्रसाद जी, उन्हें समर्पित किया गया है। और इन्होंने क्या कहा है, पूज्यवर हे था आर्य, हे था अनार्य, हे था द्राविड़ चीन सख हूण दल पाठान मोगल एक देहो होलो लीन। इस प्रकार से इन्होंने संबोधन भी किया है। इसके बाद आप देखेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे तृतीय संस्करण की भूमिका। तृतीय संस्करण की भूमिका देखने के बाद हम प्रथम संस्करण की भूमिका देखेंगे। तो तृतीय संस्करण की भूमिका आप देखेंगे कि इसमें इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने कहा है कि जब इसका तृतीय संस्करण निकल चुका है तब भी अभी मैं मान रहा हूँ कि ये पुस्तक अभी भी अपूर्ण ही है, ये पूर्ण नहीं हो पाई है। इसमें जो भी कुछ मैंने संशोधन किया है, जो भी कुछ ग्रंथों से हेल्प लेके मैंने लिखा है, लेकिन अभी भी यह अपूर्ण ही है। तो आप इस ग्रंथ के विषय में मान सकते हैं कि दिनकर जी से क्या मानते हैं, अपूर्ण ग्रंथ मानते हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे कि इस संस्करण में, तृतीय संस्करण में इन्होंने किन किन विषयों को थोड़ा सा फैलाव दिया, किन किन विषयों को इसमें सम्मिलित किया, ये भी आप देखेंगे। तो जैसे आर्य द्राविड़ समस्या का वृत्तांत जो है पहले संस्करण में संक्षिप्त में था, लेकिन यहाँ पर इसे इन्होंने काफ़ी बड़ा किया और बड़ा करके मीन्स फैलाव दिया, इसका इसे पूर्ण किया। इसी प्रकार आर्य द्राविड़ समस्या आपने देखा। इसके बाद आर्य और आर्येतर संस्कृतियों का मिलन, ये भी प्रकरण लिखा गया। इसके बाद आप देखेंगे बौद्ध धर्म के विषय में लिखा है कि बौद्ध धर्म के प्रसंग में बौद्ध साधना पर शाक्त का प्रभाव, ये बिल्कुल नया अध्याय जोड़ा गया है। तो जो नया अध्याय जोड़ा गया है वो क्या है, बौद्ध साधना पर शाक्त का प्रभाव। इसके पहले तंत्र साधना का वृत्तांत नहीं था। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कथन में इसे आप रख लीजिए कि बौद्ध धर्म के प्रसंग में बौद्ध साधना पर शाक्त प्रभाव, इस अध्याय को तृतीय संस्करण में जोड़ा गया है। पहले संस्करण में तंत्र साधना से रिलेटेड कोई वृत्तांत नहीं था इसमें। इसके बाद है कि इस्लाम खंड जो इसका था उसे पूरा का पूरा दोबारा लिखा गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस्लाम खंड तो पूरा का पूरा दोबारा लिखा गया है।
आगे है कि 20वीं सदी में आकर भारत का जो बंटवारा हुआ था उसका बीज मुगल काल में ही शेख अहमद सरहिंदी के प्रचार में था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट कथन है कि जो भारत का बंटवारा आकर मुगल काल में हुआ, 20वीं सदी में हुआ, उसका जो उल्लेख है उसे शेख अहमद सरहिंदी ने पहले ही कर दिया था। आगे है कि तृतीय संस्करण में बताया जाता है कि सबसे कम जो परिवर्तन किया गया है वो ग्रंथ के चौथे अध्याय में किया गया है, सबसे कम जो परिवर्तन है। और इसके बाद ग्रंथ की समाप्ति पर उपसंहार भी दिया गया है, क्योंकि इसके पहले उपसंहार नहीं लिखा गया था, इसे भी लास्ट में सम्मिलित किया गया है। तो आप देख रहे हैं क्या क्या चीज़ें इसमें सम्मिलित की गई हैं। और दिनकर जी के कुछ रचनाओं के नाम भी इसमें बताए गए हैं। तो किन किन रचनाओं का नाम लिया गया है, तो आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र का नाम लिया गया, उर्वशी का और संस्कृति के 4 अध्याय के विषय में आगे उन्होंने कुरुक्षेत्र और उर्वशी के विषय में नाम लिया है। तो ये भी आपको याद रखना है। मेरी स्थापनाओं से सनातनी भी दुखी हैं और आर्य समाजी तथा ब्रह्म समाजी भी। तो ये लिखते हैं दिनकर जी कि जो भी मैंने लिखा है उससे हिंदू धर्म भी दुखी है, आर्य समाजी भी दुखी हैं तथा ब्रह्म समाज भी। आगे इन्होंने कहा कि यह ग्रंथ भारतीय एकता का सैनिक है, सारे विरोधों के बीच वह अपना काम करता जाएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट कथन है ये कि इस अपने ग्रंथ के विषय में रामधारी सिंह दिनकर जी ने क्या लिखा है। तो इन्होंने लिखा है कि यह ग्रंथ भारतीय एकता का सैनिक है। इस ग्रंथ को यानी संस्कृति के 4 अध्याय को इन्होंने सैनिक माना है और इन्होंने कहा है कि सारे विरोधों के बीच यह अपना काम करता चला जाएगा। और आगे रामधारी सिंह दिनकर जी ने यह भी कहा कि जैसे जैसे समय बीतता जाएगा इस ग्रंथ की प्रासंगिकता बढ़ती जाएगी। इसे भी इन्होंने अपने भूमिका में बताया है। आगे देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट कथन, क्योंकि कई बार एग्जाम में ये कथन एज इट इज़ पूछा गया है कि यह महल साहित्य और दर्शन का है, यानी जो इन्होंने लिखा है संस्कृति के 4 अध्याय। तो इसके विषय में, इस पुस्तक के विषय में रामधारी सिंह दिनकर जी लिखते हैं कि यह जो महल है, जो ये पुस्तक है, ये साहित्य और दर्शन का है। इतिहास की हैसियत यहाँ किराएदार की है, यानी इतिहास जो है परमानेंट नहीं है, ये इतिहास की पुस्तक नहीं है, इस साहित्य की पुस्तक है और दर्शन का है। किराएदार का आदर तो मैं करता हूँ, किंतु महल पर उसे कब्जा देने की बात मैं नहीं सोच सकता। जैसे आप सोचिए कि आपके घर में, आपका जो घर है वहाँ पर अगर कोई किराएदार आता है तो क्या वो घर उसका हो जाता है? उसका नहीं हो जाता। इसी प्रकार से इतिहास की जो बातें हैं इसमें आई हैं, इतिहास को लाया गया है इस पुस्तक में। इतिहास के थ्रू बहुत सारी चीज़ों की जानकारी दी गई है रामधारी सिंह दिनकर जी के द्वारा, लेकिन वो इतिहास की पुस्तक नहीं। वो जैसे किराएदार का घर नहीं हो जाता, वो कुछ समय के लिए ठहरता है, उसी प्रकार से समझ लीजिए कि आपको सिर्फ समझाने और बताने की दृष्टि से इतिहास इसमें आपको वर्णित मिलेगा, परंतु ये इतिहास की पुस्तक नहीं है, ऐसा इन्होंने साफ कर दिया है। रामधारी सिंह दिनकर जी ने अपनी भूमिका में साफ कर दिया है कि यह महल साहित्य और दर्शन का है। इतिहास की हैसियत यहाँ सिर्फ किराएदार की है। और कहते हैं कि किराएदार का आदर तो मैं करता हूँ, किंतु महल पर उसे कब्जा देने की बात मैं नहीं सोच सकता। आगे कहते हैं मैं कोई पेशेवर इतिहासकार नहीं हूँ, इतिहास की ओर मैं शौक़ से गया हूँ और शौक़ से ही मैं उसकी सामग्रियों का उपयोग भी करता हूँ। आगे है कि साहित्य की ताजगी और बेधकता जितनी शौकिया लेखक में होती है उतनी पेशेवर में नहीं होती। साहित्य की ताजगी और बेधकता जितनी शौकिया लेखक में होती है उतनी पेशेवर में नहीं होती। कृति में प्राण उड़ेलने का दृष्टांत बराबर शौकिया लेखक ही देते हैं। आप देखेंगे जो कार्य आप शौक से करते हैं उसकी बात कुछ अलग होती है, पर जिस काम को सिर्फ आपका उद्देश्य पैसा कमाना है, एक पेशा है जिससे आपको अपना जीवन यापन करना है, उस काम को आप बहुत ही क्रिएटिविटी के साथ नहीं करते हैं। लेकिन अगर आपका कोई चीज़ शौक है, जैसे कुछ लोग का डांसिंग शौक होता है, स्केटिंग शौक होता है, राइटिंग शौक होता है, तो आप देखेंगे कि वो बहुत कुछ एकदम धड़कता फड़कता सा लिखना चाहते हैं, करना चाहते हैं कि जो मेरे जैसा और कोई ना कर पाता हो। तो इसी प्रकार से रामधारी सिंह दिनकर जी ने पहले ही बताया कि साहित्य की ताजगी और बेधकता सिर्फ शौकिया लेखक में ही होती है। जो पेशेवर होते हैं या जो पेशेवर बनते हैं बाद में उसकी बात तो अलग होती है, पर जिनका शौक़ होता है वही कुछ अच्छा कर सकते हैं
प्राण कृति में प्राण उड़ेलने का दृष्टांत बराबर शौकिया लेखक करते हैं, ऐसा इन्होंने बताया है। और ये बताते हैं कि मैं इतिहास की ओर शौक से गया हूँ, शौक से ही उसकी सामग्री का उपयोग किया हूँ। और आपको पता होगा कि जो रामधारी सिंह दिनकर जी हैं, ये इतिहास के स्टूडेंट थे। इन्होंने इसी भूमिका में ही बताया है कि इतिहास का ही मैं स्टूडेंट था। इतिहास के संदर्भ में इन्होंने बहुत ही ज़्यादा अध्ययन कर लिया, जिससे कि उसे साहित्य में लाकर उतारा। इसके बाद देखिए, थोड़ा सा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप देख लीजिए। कथन कि अनुसंधानी विद्वान सत्य को तर्क से पकड़ता है। क्या कहते हैं कि अनुसंधानी विद्वान जो होता है वो सत्य को तर्क से पकड़ता है और समझता है सत्य सचमुच उसकी गिरफ्त में है। मगर इतिहास का सत्य क्या है? घटनाएं मरने के साथ फोसिल बनने लगती हैं, पत्थर बनने लगती हैं, दंत कथा और पुराण बनने लगती हैं। बीती घटनाओं पर इतिहास अपनी झिलमिली डाल देता है, जिससे वह साफ साफ दिखाई ना पड़े, जिससे बुद्धि की उंगली उन्हें छूने से दूर रहे। यह झिलमिली बुद्धि को कुंठित और कल्पना को तीव्र बनाती है, उत्सुकता में प्रेरणा भरती और सपनों की गांठ खोलती। घटनाओं के स्थूल रूप को कोई भी देख सकता है, लेकिन उनका अर्थ वही पकड़ता है जिसकी कल्पना सजीव हो। इसीलिए इतिहासकार का सत्य नए अनुसंधानों से खंडित हो जाता है, लेकिन कल्पना से प्रस्तुत चित्र कभी भी खंडित नहीं होते। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि आप इसे समझ लीजिए, और अगर ये आपके एग्ज़ाम में आता है कथन, तो आप बहुत आसानी से पकड़ पाएंगे कि ये कहाँ के लिए दिया गया है। तो देखिए, इसमें कहते हैं, इसे आप समझ भी गए होंगे, लेकिन इसमें रामधारी सिंह दिनकर जी कहते हैं कि जो इतिहास होता है, जो घटनाएं होती हैं, जब वो घट जाती हैं तो धीरे धीरे जैसे पेड़ पौधे ये सब अगर गिर जाते हैं तो क्या होता है, उनके ऊपर कुछ दिन बाद मिट्टी पड़ जाती है, धीरे धीरे करके वो फॉसिल बन जाते हैं। तो ऐसे ही क्या होता है कि जो घटनाएं होती हैं उस समय के अनुसार धीरे धीरे कुछ ज्वलंत मुद्दे होते हैं, जब उसी समय जो चीज़ घटती है इसके बाद धीरे धीरे उस पर थोड़ा सा धूमिल होने लगती है। वही कहते हैं कि इतिहास अपनी झिलमिली डाल देता है और जिससे बुद्धि की उंगली उन्हें छूने से दूर रहे। और इसी घटनाओं को जब उधेड़ा जाता है तो वही कार्य करता है कौन? कल्पना करता है। कल्पना और अनुसंधान, समझ लीजिए, यही कार्य करता है। तो यहाँ से आप समझ रहे हैं कि क्या चीज़ें कही जा रही हैं रामधारी सिंह दिनकर जी के द्वारा। तो ये आपकी तृतीय संस्करण की भूमिका है। इसके बाद हम पहले संस्करण की भूमिका देखेंगे। तो भूमिका में जो भी चीज़ें मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी वो बता दी गई। अब पहले संस्करण की भूमिका में भी जो इम्पॉर्टेंट कथन है वो भी बता दिया जाएगा। देखिए, इसमें कहते हैं, सबसे पहला पृष्ठ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसमें क्या कहते हैं कि एक समय में इतिहास का विद्यार्थी अवश्य था, किंतु जब से कविता और निबंध में लगा तब से इतिहास के साथ मेरा संपर्क एक प्रकार से छूट सा गया। तो यहाँ देखिए, रामधारी सिंह दिनकर जी बताते हैं कि हाँ, मैं इतिहास का विद्यार्थी तो था, परंतु जब से मैं कविता करने लगा, निबंध लिखने लगा, तब से मेरा उससे नाता टूट गया। तब सन 1950 ईस्वी में छात्रों को साहित्य पढ़ाने के लिए कॉलेज भेजा गया। वहाँ साहित्य की सामासिक पृष्ठभूमि समझने के क्रम में मुझे इतिहास की पुस्तकें फिर से पलटनी पड़ी। साहित्य पढ़ाने के लिए इन्हें भेजा गया था 1950 ईस्वी में, छात्रों को साहित्य पढ़ाया जाए। तो इन्होंने साहित्य की ओरिजिन कैसे हुई, उसकी सामासिक पृष्ठभूमि को समझने के लिए कई इतिहास की पुस्तकें जो है उल्टी पलटी, जिससे इतिहास की गहराई में धीरे धीरे उतरने लगे। मेरी पहली जिज्ञासा यह थी कि हमारा आधुनिक साहित्य हमारे प्राचीन साहित्य से किन किन बातों में भिन्न है और इस भिन्नता का कारण क्या है। तो देखिए, प्रश्न है कि जब रामधारी सिंह दिनकर जी पढ़ाने के लिए गए साहित्य को, तो उन्होंने क्या सोचा कि मैं इसकी पृष्ठभूमि सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ पढ़ाना। तो पृष्ठभूमि को पढ़ाने के लिए उन्होंने धीरे धीरे इतिहास की पुस्तकें खोजबीन करना स्टार्ट कर दिया। फिर उनके दिमाग में ये प्रश्न आया कि साहित्य जो अभी आज का साहित्य, आधुनिक साहित्य और प्राचीन साहित्य से किन बातों में भिन्न है और इस भिन्नता का कारण क्या है। तो इस प्रकार से ये इनके मन में पहला प्रश्न उठा था, जिसके कारण की खोज करता हुआ मैं ढूंढ कर 19वीं सदी के सांस्कृतिक जागरण का हाल पढ़ने लगा।
क्योंकि जो हमारे इतिहास में घटनाएं घटी होती हैं उसी से हमारी भाषा विकसित होती उसी से हमारी साहित्य विकसित होती है। अगर आपने देखा होगा तो हिंदी साहित्य का इतिहास जो है आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल में जो बटा है वो भी कहीं न कहीं ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य से ये 4 भागों में बांटा गया है। कैसे कैसे युगीन परिस्थितियाँ बदली हैं और कैसे कैसे उसका विकास हुआ है, किस प्रकार से उसकी प्रवृत्तियाँ अलग अलग आई हैं, इन सब का कारण कहीं न कहीं इतिहास ही रहा है। इतिहास का अर्थ है कि उसकी तत्कालीन परिस्थितियाँ जो कि अब हमारे लिए इतिहास बन चुकी हैं। तो यही हाल था रामधारी सिंह दिनकर जी का कि उन्होंने क्या किया, 19वीं सदी के सांस्कृतिक जागरण का हाल वो पढ़ने लगे। फिर जिज्ञासा कुछ आगे विस्तृत हुई, आगे बढ़ती गई और मन ने जानना चाहा कि भारतीय संस्कृति का संपूर्ण इतिहास कैसा रहा है। आगे देखिए कि लगभग 2 वर्षों के, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि उन्होंने 2 वर्ष का अध्ययन किया। इसके पश्चात मेरे सामने यह सत्य उद्भासित हो उठा कि भारतीय संस्कृति में 4 बड़ी क्रांतियाँ हुई हैं। 2 वर्ष का इन्होंने अध्ययन किया, तब इन्हें पता चला कि जो भारतीय संस्कृति इसमें 4 बड़ी क्रांति हो चुकी है। हमारी संस्कृति का इतिहास उन्हीं 4 क्रांतियों का इतिहास है। जो भी हमारे जैसे जीवन में जो घटनाएं होती हैं तो वही तो हमारे जीवन की घटना बनती है। उसी हिसाब से जो हमारी संस्कृति है, जब उसमें 4 क्रांति हो चुकी है जिसको हमारी संस्कृति ने झेला, हमारे देश ने झेला है, तो वही तो इसका इतिहास रहेगा। आगे है, इन्होंने पहली क्रांति की बात बताई है कि तब हुई जब आर्य भारतवर्ष में आए अथवा जब भारतवर्ष में उनका आर्येतर जातियों से संपर्क हुआ। आर्यों ने आर्येतर जातियों से मिलकर जिस समाज की रचना की वही आर्यों अथवा हिंदुओं का बुनियादी समाज हुआ और आर्य तथा आर्येतर संस्कृतियों के मिलन से जो संस्कृति उत्पन्न हुई वही भारत की बुनियादी संस्कृति बनी। तो आप ध्यान से सुनते रहिए। इस बुनियादी भारतीय संस्कृति के लगभग आधे उपकरण आर्यों के दिए हुए हैं और उसका दूसरा आधा आर्येतर जातियों का अंशदान है। तो यहाँ इन्होंने आर्य और आर्येतर के विषय में सबसे पहले बताया। इसके बाद दूसरी क्रांति के विषय में देखिए। दूसरी क्रांति तब हुई जब महावीर और गौतम बुद्ध ने इस स्थापित धर्म या संस्कृति के विरुद्ध विद्रोह किया तथा उपनिषदों की चिंताधारा को खींचकर वे अपनी मनोवांछित दिशा की ओर ले गए। जो उपनिषद है उसे अपने हिसाब से इन्होंने कर लिया, महावीर और गौतम बुद्ध ने। आगे है कि इस क्रांति ने भारतीय संस्कृति की अपूर्व सेवा की, किंतु अंत में इसी क्रांति के सरोवर में शैवाल भी उत्पन्न हुए और भारतीय धर्म तथा संस्कृति में जो गदलापन आया वह काफ़ी दूर तक इन्हीं शैवालों का परिणाम था। तो देखिए कितना अच्छा इन्होंने लिखा है कि समझ लीजिए किस जैसे आप देखते हैं कि किसी जलाशय में जो काई पड़ जाती है वही शैवाल है, तो उससे जो पानी गदला हो जाता है, जो खराब हो जाता पानी, उसी तरीके से महावीर और गौतम बुद्ध जी के द्वारा पहले तो जो धर्म स्थापित किया गया वो तो काफ़ी अच्छा था, काफ़ी अच्छे से सब चीज़ चल रहा था, लेकिन धीरे धीरे उसे अपने मनोवांछित दिशा की ओर लेकर जाने लगे। तो इससे क्या हुआ कि हमारी संस्कृति जो है काफ़ी कुछ उसमें विकृति आ गई। जैसे कि आप देखेंगे कि पूजा करना धर्म है, यानी सुबह उठ के आप दैनिक दिनचर्या करिए, इसके बाद पूजा स्तुति करिए, लेकिन धीरे धीरे हम उसको अपने अनुसार ढालते चले गए। और जब भी किसी चीज़ का सिर्फ अपने लिए उपयोग होता है, सिर्फ अपने समझ लीजिए कि अपने उपभोग के लिए उपयोग किया जाता है, अपने अनुसार नियम कानून बनाए जाते हैं, तो उसमें हमेशा विकृति आने ही लगती है। जब उसमें पर्सनल व्यक्तित्व फायदा देखा जाने लगता है तो वो उस चीज़ में विकृतियाँ आने ही लगती हैं। तो इस प्रकार से दिनकर जी के द्वारा दूसरी क्रांति बताई गई, महावीर और गौतम बुद्ध के जो है स्थापित धर्म के मनोवांछित अपनी दिशा में जो इनके नियम कानून थे, सिद्धांत थे, उसको ले जाने के क्रम में तो ये दूसरी क्रांति हुई। पहली क्रांति आपने देखा कि आर्य और आर्येतर का था। इसके बाद हम तीसरी देखेंगे। तीसरी क्रांति के विषय में बताते हैं कि यह उस समय हुई जब इस्लाम विजेताओं के धर्म के रूप में भारत पहुंचा और इस देश में हिंदुत्व के साथ उसका संपर्क हुआ। और चौथी क्रांति के विषय में बताते हैं तो आपने देखा कि तीसरी क्रांति रामधारी सिंह दिनकर जी ने इस्लाम धर्म के विषय में बताया है। इसके बाद चौथी क्रांति बताते हैं कि यह तब हुआ जब हमारे अपने समय में हुई, जब भारत में यूरोप का आगमन हुआ। उसके संपर्क में आकर हिंदुत्व एवं इस्लाम दोनों ने नव जीवन का अनुभव किया। तो ये
पूरी की पूरी 4 प्रकार से इन्होंने साहित्य के संदर्भ में इन्होंने देखा कि किस प्रकार से हमारी साहित्य जो है वो किस प्रकार से क्रम से बढ़ती हुई गई, किस प्रकार से उसका संस्करण हुआ, इसके विषय में इन्होंने बताया। आगे है, बहुत इम्पॉर्टेंट है ये प्रश्न, यूजीसी नेट के पेपर में पूछा गया है, हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम में भी पूछा गया है कि भारतीय संस्कृति के जो इन्होंने इसका शीर्षक दिया है पुस्तक का कि संस्कृति के 4 अध्याय। इसका नाम इन्होंने पहले सोच रखा था कि भारतीय संस्कृति के 4 सोपान होना चाहिए था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसे एकदम समझ लीजिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि भारतीय संस्कृति के 4 सोपान इसका नाम होना चाहिए था, किंतु वह नाम मन में आकर फिर लौट गया और मुझे यही अच्छा लगा कि इस पुस्तक को मैं संस्कृति के 4 अध्याय कहूँ। तो सबसे पहले इन्होंने अपने मन में जो सोचा कि भारतीय संस्कृति के 4 सोपान, 4 बड़ी बड़ी क्रांतियाँ हुई जिसका जो परिणाम है वो हमारी भारतीय संस्कृति है। तो इन्होंने यही सोचा कि भारतीय संस्कृति के 4 सोपान लिखूं, लेकिन बाद में फिर इनके दिमाग में आया कि संस्कृति के 4 अध्याय ही ठीक है। ये प्रश्न एज इट इज़ हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम में आया था। इसके बाद है, इस पुस्तक की अधिकांश सामग्री अंग्रेजी की पुस्तकों से ली गई है। जैसा कि पूछा भी जा सकता है कि जो इसकी सामग्री है या जो इसका बेस है पुस्तक का वो कहाँ से लिया गया है, तो अंग्रेजी पुस्तकों से लिया गया है, ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। किंतु दुर्भाग्यवश अंग्रेजी में भी कोई पुस्तक ऐसी नहीं है जिसमें भारतीय संस्कृति के संपूर्ण इतिहास की झांकी एक ही जिल्द में उतार दी गई हो। तो ये जो भारतीय संस्कृति के 4 अध्याय की पुस्तक है, इसके विषय में दिनकर जी कहते हैं कि भले ही मैंने तथ्य जो घटनाएं हैं उसे अंग्रेजी की पुस्तकों से लिया है, लेकिन कोई भी अंग्रेजी में भी ऐसी पुस्तक नहीं है जो एक ही जिल्द में हो, यानी जो एक ही पुस्तक में इतनी बड़ी घटनाओं को क्रम से दे दिया गया हो, क्योंकि मुझे तो जगह जगह से मैटर को निकालना पड़ा। आगे है कि कहते हैं कि इस पुस्तक को मैं इतिहास नहीं साहित्य का ग्रंथ कहता हूँ। यह भी पूछा गया प्रश्न है, तो वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न ये भी है कि दिनकर जी ने इसे इतिहास नहीं माना है। जैसा कि इसके पहले भी बताया है कि इतिहास को सिर्फ मैं इस महल का, इस पुस्तक का एक किराएदार ही समझता हूँ, और ये पुस्तक पूरी की पूरी साहित्य का ग्रंथ है। तो अगर आप हिंदी साहित्य के विद्यार्थी हैं तो एक बार इस पुस्तक को धीरे धीरे पढ़ने के क्रम में एक बार ज़रूर पढ़िए, आपको पता चलेगा कि किस प्रकार से हमारी संस्कृति का विकास हुआ। आगे है कि मेरे जानते यह ग्रंथ अभी भी अपूर्ण है। जैसा कि इन्होंने तीसरे संस्करण में भी बाद में कहा कि अभी भी यह अपूर्ण है, किंतु 5 वर्ष तक परिश्रम करते करते मैं कुछ थक गया हूँ और अब इसे पब्लिश करवा देता हूँ। लेकिन आप देखेंगे तो आपको ये पुस्तक अपने में पूर्ण लगेगी। तो आप यहाँ पर ये भी समझ सकते हैं कि इस पुस्तक को लिखने में इन्होंने 5 वर्ष लगाए हैं। 2 वर्ष तक इन्होंने इसकी सामग्री जुटाई है, इसके बाद 5 वर्ष तक परिश्रम किया है इसे लिखने के लिए। तो समझ लीजिए कि इस पुस्तक में कितना सार है। तो रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा ये भूमिका रही। इसके बाद आगे हम इस पुस्तक के शीर्षक को देखेंगे। प्रस्तावना भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो प्रस्तावना आप देखिए और आगे आपको पता चलेगा कि इस प्रस्तावना को लिखा किसने है, और यह भी प्रश्न पूछा जा चुका है। तो आप धैर्य रखिए और देखिए कि प्रस्तावना में क्या इम्पोर्टेंट है, और जिसे पता हो कि प्रस्तावना किसने लिखा है तो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। तो प्रस्तावना में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन है वो है कि भारत है क्या, उसका तत्व या सार क्या है, वे शक्तियाँ कौन सी हैं जिनसे भारत का निर्माण हुआ, तथा अतीत और वर्तमान विश्व को प्रभावित करने वाली प्रमुख प्रवृत्तियों के साथ उनका क्या संबंध है। यह विषय अत्यंत विशाल है और सही चीज़ है, तो ये हमारे भी दिमाग में आएगा प्रश्न, लेकिन इसका उत्तर हम कहाँ से खोज पाएंगे। तो इसके उत्तर के लिए हमें बहुत अधिक मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप रामधारी सिंह दिनकर जी की पुस्तक पढ़ेंगे तो आपको इन सारे प्रश्नों के उत्तर वहीं मिल जाएंगे। तो जिन्होंने प्रस्तावना लिखा है उनके दिमाग में भी ये प्रश्न आया, और जब उन्होंने देखा कि रामधारी सिंह दिनकर जी ने जो पुस्तक लिखी है उसमें इन सभी चीज़ों का आंसर दिया गया है। संस्कृति है क्या, तो अगर आप देखेंगे संस्कृति है क्या, तो इसे देखने से आपको बहुत सारी परिभाषाएं मिलेंगी जगह जगह पर, लेकिन जो इन्होंने बताया है वो कहा है कि संसार भर में जो भी सर्वोत्तम बातें जानी या कही गई हैं उनसे अपने आप को परिचित कराना संस्कृति है।
एक दूसरी परिभाषा भी कहा जा सकता है कि संस्कृति शारीरिक या मानसिक शक्तियों का प्रशिक्षण, दृढ़ीकरण या विकास अथवा उससे उत्पन्न अवस्था है। यह मन, आचार अथवा रुचियों की परिष्कृति या शुद्धि है। यह सभ्यता का भीतर से प्रकाशित हो उठना है। तो देखिए 4-4, 5-5 परिभाषाएं इसमें आपको समाहित मिलेंगी कि जो संस्कृति है वो क्या है। संस्कृति संसार भर में जो भी सर्वोत्तम बातें जानी या कही गई हैं उनसे अपने आप को परिचित कराना संस्कृति है। और दूसरी भाषा में भी कहा गया कि संस्कृति जो है वो शारीरिक या मानसिक शक्तियों का प्रशिक्षण, दृढ़ीकरण या विकास अथवा उससे उत्पन्न अवस्था है। यह मन, आचार अथवा रुचियों की परिष्कृत शुद्धि है। तो क्या है? मन, आचार और रुचियों की। और इसे किसने कहा है ये भी आप बताइए। आगे है, भारतीय जनता की संस्कृति का रूप सामासिक है और उसका विकास धीरे धीरे हुआ है। ये किसने कहा? जवाहरलाल ने। देखिए मैंने बता दिया, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि ये प्रस्तावना में है कि भारतीय जनता की संस्कृति का रूप सामासिक है और उसका विकास धीरे धीरे क्रम से हुआ है। आगे है कि इस संस्कृति में समन्वय तथा नए उपकरणों को पचाकर आत्मसात करने की अद्भुत योग्यता थी। जब तक इसका यह गुण शेष रहा, यह संस्कृति जीवित और गतिशील रही, लेकिन बाद को आकर इसकी गतिशीलता जाती रही, जिससे यह संस्कृति जड़ हो गई और उसके सारे पहलू कमज़ोर हो गए। भारत के समग्र इतिहास में हम दो परस्पर विरोधी और प्रतिद्वंदी शक्तियों को काम करते देखते हैं। एक तो वह शक्ति है जो बाहरी उपकरणों को पचाकर समन्वय और सामंजस्य पैदा करने की कोशिश करती है, और दूसरी वह है जो विभाजन को प्रोत्साहन देती है, जो एक बात को दूसरी से अलग करने की प्रवृत्ति को बढ़ाती है। तो इस प्रकार से आप देखिए कि संस्कृति के विषय में क्या कहा गया। इसके बाद है कि इतिहास के अंदर हम दो सिद्धांतों को काम करते देखते हैं। एक तो सातत्य का सिद्धांत है और दूसरा परिवर्तन, और ये दोनों परस्पर देखने में विरोधी लगते हैं, सातत्य का सिद्धांत और परिवर्तन, परंतु ये विरोधी नहीं है। इसके बाद है कि काफ़ी लंबे इतिहास के अंदर भूगोल ने भारत को जो रूप दिया है उससे वह एक देश बन गया जिसके दरवाजे बाहर की ओर से बंद थे। काफ़ी लंबे इतिहास के अंदर भूगोल ने भारत को जो रूप दिया है उससे वह एक ऐसा देश बन गया जिसके दरवाजे बाहर की ओर से बंद थे। ये भी कहाँ वर्णित है? प्रस्तावना में। आगे है, भारत में दोनों बातें एक साथ बढ़ी। एक ओर तो विचारों और सिद्धांतों में हमने अधिक से अधिक उदार और सहिष्णु होने का दावा किया, दूसरी ओर हमारे सामाजिक आचार अत्यंत संकीर्ण होने लगे। यह फटा हुआ व्यक्तित्व, सिद्धांत और आचरण का यह विरोध आज तक हमारे साथ है और आज भी हम उसके विरुद्ध संघर्ष कर रहे हैं। आगे है कि दक्षिण से हिम बौद्ध मत का संदेश लेकर बौद्ध धर्म चीन आ पहुंचा। इस साहसिक जीवन की अभिव्यक्ति में उत्तर और दक्षिण दोनों एक थे और वे परस्पर एक दूसरे का पोषण भी करते थे। इसके बाद पिछली शताब्दियों का समय आता है जब पतन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। भाषा में कृत्रिमता और स्थापत्य में सजावट की भरमार इसी पतनशीलता का प्रमाण है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। यहाँ आकर हमारे विचार पुराने विचारों की आवृत्ति बन जाते हैं और कार्यत्री शक्ति दिनों दिन क्षीण होने लगती है। शरीर और मन दोनों की साहसिकता से हम भय खाने लगते हैं तथा जाति प्रथा का और भी विकास होता है। एवं समाज के दरवाजे चारों ओर से बंद हो जाते हैं। पहले की तरह तो बातें हम अब भी ऊंची ऊंची करते हैं, लेकिन हमारा आचरण हमारे विश्वास से भिन्न हो जा रहा है। इसके बाद है कि पाश्चात्य विचारों से भारत का जो विश्वास जगा था वह तो अब भी हिल रहा है। नतीजा यह है कि हमारे पास ना तो पुराने आदर्श हैं ना नवीन, और हम बिना यह जाने हुए बहते जा रहे हैं कि हम किधर को या कहाँ जा रहे हैं। नई पीढ़ी के पास ना तो कोई मानदंड है ना कोई दूसरी ऐसी चीज़ है जिससे वह अपने चिंतन या कर्म को नियंत्रित कर सके। तो आप देख रहे हैं कि इस प्रस्तावना को किसने लिखा? जवाहरलाल नेहरू जी ने लिखा है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें, 2-3 चीज़ें आपको याद रखनी है। ये रामधारी सिंह दिनकर जी की जो पुस्तक है संस्कृति के 4 अध्याय, उसकी प्रस्तावना स्वयं जवाहरलाल नेहरू जी ने लिखा है। इसे बहुत अच्छे से उन्होंने अध्ययन किया और जो भी बातें अभी आपने पढ़ा प्रस्तावना के अंतर्गत वो सभी इन्होंने लिखा है जवाहरलाल नेहरू जी ने। और इस पुस्तक को दिनकर जी ने राजेंद्र प्रसाद जी को, जो कि उस समय के राष्ट्रपति थे, उनको इन्होंने समर्पित किया था। इसके बाद अब हम देखेंगे इंडेक्स।
संस्कृति के 4 अध्याय में पहले हम चारों अध्याय का नाम जान लेते हैं और उसमें कितने कितने शीर्षक हैं ये भी आपको पता होने चाहिए, क्योंकि इससे भी रिलेटेड प्रश्न पूछा जा रहा है। तो संस्कृति के 4 अध्याय में सबसे पहला जो अध्याय है वो है भारतीय जनता की रचना और हिंदी संस्कृति का आविर्भाव। जैसा कि आप नाम देख रहे हैं कि भारतीय जनता की रचना और हिंदू संस्कृति का आविर्भाव। इसके बाद दूसरा है प्राचीन हिंदुत्व से विद्रोह और तीसरा है हिंदू संस्कृति और इस्लाम। इसके बाद चौथा है भारतीय संस्कृति और यूरोप। जैसा कि अभी आप पढ़ते आए हैं, जो क्रांतियों के नाम पढ़े हैं वही आपका अध्याय है। और इसमें सबसे पहले भारतीय जनता की रचना और हिंदू संस्कृति का आविर्भाव के अंतर्गत 3 प्रकरण है और इसके बाद प्राचीन हिंदुत्व से विद्रोह के अंतर्गत 7 प्रकरण दिया गया है और हिंदू संस्कृति और इस्लाम के अंतर्गत 12 प्रकरण और भारतीय संस्कृति और यूरोप के अंतर्गत 17 प्रकरण। तो ये आपको याद रखना है कि 3, 7, 12, 17 ये क्रम है, 3, 7, 12, 17। तो आप देखेंगे कि सबसे पहला प्रकरण जो इसमें है भारतीय जनता की रचना। भारतीय जनता की रचना में आप देखेंगे आदमी की नस्ल पहचानने वाले शास्त्र, जन विज्ञान की कसौटी और भारतीय जनता, भाषा की कसौटी और भारतीय जनता, निग्रो जाति विषयक अनुमान, ऑस्ट्रिक या आग्नेय जाति का आगमन, द्रविड़ जाति का आगमन। तो द्रविड़, ऑस्ट्रिक इन सब जातियों का जो आगमन है वो प्रथम प्रकरण में भारतीय जनता की रचना के अंतर्गत किया गया है। इसके बाद है प्रकरण 2 जिसमें आर्य द्रविड़ समस्याएं हैं कि द्रविड़ कौन है, आर्य और द्रविड़ संज्ञाएं, आर्यों का मूल स्थान क्या है, देवासुर संग्राम का भूगोल, ऋग्वेद की रचना का काल। ऋग्वेद की रचना का काल भी आप देख रहे हैं कि आर्य द्रविड़ समस्याओं के अंतर्गत में है। लेखन कला और लिपि के विषय में किरात जाति, पारसी जाति, इनके विषय में भी आपको आर्य द्रविड़ समस्याएं प्रकरण 2 में देखने को मिलेगा। इसके बाद प्रकरण 3 है आर्य और आर्येतर संस्कृतियों का मिलन। आर्य और आर्येतर संस्कृतियों के मिलन में है कि वैदिक संस्कृति की कुछ युग्म, आर्य द्रविड़ संबंध, आर्य और द्रविड़ भाषाएं, आर्य और द्रविड़ स्वभाव, वर्ण व्यवस्था और जाति भेद, जाति प्रथा जन्मी कैसे। आप देख रहे हैं जाति प्रथा जन्मी कैसे, ये आर्य और आर्येतर संस्कृतियों का मिलन में है। इसके बाद अंतर जातीय विवाह, ब्राह्मण, शूद्र और नारी का स्थान मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये सब आपसे यही शीर्षक से उठाकर ही पूछ लिया जाएगा प्रश्न कि किस प्रकरण से है या किस अध्याय से है। तो आप इसे ध्यान से देखते हुए चलिए। इंडेक्स बहुत ही महत्वपूर्ण है अगर आपने पुस्तक नहीं पढ़ा है, और अगर आपने पुस्तक एक बार पढ़ भी लिया होगा तो भी आप इतने आसानी से नहीं बता पाएंगे। तो इसलिए बहुत ध्यान से इस मीन्स इंडेक्स को देखिए। आगे है समन्वय की प्रक्रिया, भौगोलिक एकता का अभाव, समन्वय के कुछ दृष्टांत, शैव धर्म, कार्तिकेय और गणेश के विषय में इन्होंने बताया। शिव के आर्य और द्रविड़ नाम, वैष्णव धर्म, कृष्ण नाम की प्राचीनता बताया है। राधा के नाम पर भी विचार किया गया है आर्य और आर्येतर संस्कृतियों के मिलन में। राम कथा की प्राचीनता भी इसमें बताया है। राम कथा की व्यापकता, रामावतार, राम को लेकर समन्वय, हिंदू संस्कृति के रचयिता, आग्नेय जाति की देन, कुछ स्फुट उदाहरण, हिंदू नाम का इतिहास, भारत में आने वाले अन्य जातियाँ, हिंदू संस्कृति की पाचन शक्ति। तो इस प्रकार से ये 3 प्रकरण पहले अध्याय के अंतर्गत 3 प्रकरणों के अंतर्गत आने वाले शीर्षक आपके यहाँ से अगर प्रश्न पूछा जाता तो आप समझ जाएंगे कि किस अध्याय या किस प्रकरण से लिया गया है। इसके बाद हम देखेंगे दूसरा अध्याय प्राचीन हिंदुत्व से विद्रोह, जिसमें 7 प्रकरण टोटल हैं। तो पहला प्रकरण है बुद्ध से पहले का हिंदुत्व और इसके अंतर्गत बुद्ध से पहले के हिंदुत्व के अंतर्गत वैदिक वांग्मय, वेदांग, उपनिषद, वेदों और उपनिषदों की विचारधारा, बहुदेववाद, उपनिषदों की विशेषताएं, मंत्र, ब्राह्मण और उपनिषद युग, उपनिषदों का प्रभाव, बौद्धिक कोलाहल के अन्य प्रमाण। तो ये आपके प्राचीन हिंदुत्व से विद्रोह में प्रकरण 1 के अंतर्गत बुद्ध से पहले का हिंदुत्व क्या रहा है, वेद और उपनिषदों की क्या विचारधारा रही है, बहुदेववाद क्या है, उपनिषदों की विशेषता, मंत्र, ब्राह्मण, उपनिषद युग, उपनिषदों का प्रभाव, ये सब बताया गया है प्रकरण 1 में बुद्ध से पहले। और फिर इसके बाद आ जाता है प्रकरण 2 जिसमें जैन धर्म के विषय में बताया गया है। इसमें विद्रोह का कारण दिया गया, नास्तिकता की परंपरा, अहिंसा की परंपरा, पूर्वी भारत में क्रांति के बीच अहिंसा और क्षत्रिय जाति, जैन धर्म की विशेषता। प्रकरण 2 जैन धर्म है, जैन धर्म की विशेषता भी।
जैन दर्शन के सिद्धांत, कैवल्य या मोक्ष, अनेकांतवाद, स्यादवाद, धर्माचरण के सिद्धांत, जैन मत और बौद्ध मत, जैन धर्म का इतिहास, वैदिक धर्म पर प्रभाव, ये सभी आप देखेंगे प्रकरण 2 जैन धर्म के अंतर्गत। इसके बाद प्रकरण 3 में बौद्ध धर्म दिया गया है। बौद्ध धर्म में आप देखेंगे भी वही चीज़ है कि बौद्ध धर्म में भी आचार और विचार इनके अव्याकृत विषय, वैदिक धर्म से क्या समानता रही है, क्या बुद्ध नास्तिक थे, ये भी आपको बौद्ध धर्म के अंतर्गत मिलेगा। आत्मा और निर्वाण, हिंदुत्व का बौद्धीकरण, बुद्ध का व्यक्तित्व, कर्म की महत्ता, बौद्ध धर्म की सीमा और पौराणिक समन्वय, हिंदू का खरल। तो ये आप देख रहे हैं कि दूसरे अध्याय प्राचीन हिंदुत्व से विद्रोह के अंतर्गत प्रकरण 3 बौद्ध धर्म के अंतर्गत बौद्ध धर्म के विषय में नास्तिक क्या है ये सभी बताया गया है। इसके बाद वैदिक बनाम बौद्ध मत, यहाँ पर आप देखेंगे कि महायान की उत्पत्ति, नागार्जुन का शून्यवाद यहीं पर आता है, सांस्कृतिक उपनिवेशों की स्थापना, श्रीमद् भगवत गीता, मौर्योत्तर हिंदू जागरण, जाति प्रथा को चुनौती, ये भी प्रकरण 5 के अंतर्गत प्राचीन भारत और बाह्य विश्व, प्राचीन भारत और बाह्य विश्व से क्या संबंध है वो भी देखा गया कि बाहरी दुनिया से संपर्क क्या है, गणित, ज्योतिषी और विज्ञान के विषय में, वाली द्वीप, यो द्वीप, सुमात्रा, बार्नियो, हिंदी, चीन, चीन के साथ संबंध कैसा है, बुद्ध और कन्फ्यूशियस, बर्मा और श्याम, जापान में बौद्ध मत। तो ये सभी जो है प्राचीन भारत और बाह्य विश्व से संबंध देखा गया। इसके बाद प्रकरण 6 में है कि बौद्ध साधना पर शाक्त का किस प्रकार से प्रभाव पड़ा। इसमें क्रांति की गंगा में शैवाल, तंत्र मार्ग, शाक्त दर्शन, उल्टी धारा की साधना, जहाँ आपको इसके बाद तंत्र साधना की परंपरा, जो कि ये प्रकरण आपको पता है कि तृतीय संस्करण की भूमिका है, इसमें उन्होंने बताया कि ये नया शामिल किया गया है जो कि पहले संस्करण में नहीं था, बौद्ध साधना पर शाक्त प्रभाव, इसे बाद में लिखा गया है। ब्रजयान और मंत्रयान, सहजयान, काम योग, वैष्णव सहजिया संप्रदाय, ये सभी जो है आपको प्रकरण 6 में मिलेंगे। इसमें एक प्रकरण और है, प्रकरण 7 है बौद्ध आंदोलन के सामाजिक प्रसंग। बौद्ध आंदोलन के सामाजिक प्रसंग है चिनगारी जो बुझी नहीं। देखिए इसका शीर्षक याद रखिए, बौद्ध आंदोलन के सामाजिक प्रसंग में है कि चिनगारी जो बुझी नहीं, वेद विरोधी आंदोलन, नए और आचार के बीच दरार, बौद्ध मत पर पुराणों का आक्रमण, जैन और बौद्धों पर शयों का प्रभार, इस्लाम से पूर्व ही इस्लामोत्त संप्रदाय, बौद्ध धर्म का लोप, ये सभी आपने देखा कि प्राचीन हिंदुत्व से विद्रोह के अंतर्गत प्रकरण इसमें 7 दिए गए हैं और 7 प्रकरणों की शीर्षक आपने देख लिया। इसके बाद तृतीय अध्याय है कि हिंदू संस्कृति और इस्लाम, हिंदू संस्कृति और इस्लाम, जिसका पहला प्रकरण है कि हिंदू मुस्लिम प्रश्न की भूमिका, हिंदू मुस्लिम प्रश्न की भूमिका। इसमें आप देखेंगे कि इस्लाम से हिंदुओं की अनभिज्ञता किस प्रकार रही, इस्लाम का आरंभिक रूप, इस्लाम से भारत का आरंभिक संपर्क क्या रहा, कुछ इस प्रकार से जो भी ऐतिहासिक विश्लेषण है उसे आप यहाँ देखेंगे। इसके बाद प्रकरण 2 के अंतर्गत इस्लाम धर्म देखेंगे। इस्लाम धर्म में कुरान के विषय में, सिया के विषय में, तसव्वुफ या इस्लामी रहस्यवाद, इस प्रकार मौलिक इस्लाम से भेद, ये सब देखेंगे। आगे है प्रकरण 3 के अंतर्गत मुस्लिम आक्रमण और हिंदू समाज। इसमें आप देखेंगे कि अचरज की बातें, मुस्लिम आक्रमण और हिंदू समाज। अब आप देखेंगे अचरज की बातें, हिंदू हारे क्यों, राजनीतिक चेतना का अभाव, सर्वनाशी अंधविश्वास, धर्म की बाधा, जाति से बड़ी जाति, ब्राह्मण बौद्ध विद्वेष। तो देख रहे हैं आप इसे देखेंगे तो आपका समझ लीजिए एक प्रकार से परिष्करण भी होगा अगर आप इस पुस्तक को अच्छे से पढ़ेंगे तो। इसके बाद प्रकरण 4 है हिंदू मुस्लिम का संबंध किस प्रकार से, अत्याचार का दुष्परिणाम, सांप्रदायिक राज्य, सांस्कृतिक प्रतिशोध, समकालीन कवियों का दृष्टिकोण, हिंदू संस्कृति को समझने का प्रयास, अमीर खुसरो की भारत भक्ति। अमीर खुसरो के विषय में किस में दिया गया है, अध्याय 3 में प्रकरण 4 में। हिंदी और मुसलमान के कवि, ये भी दिया गया है। इसके बाद इस्लाम का हिंदुत्व पर प्रभाव क्या रहा, सतही असर, इस्लाम का प्रभाव, अतिरंजन, शंकराचार्य के विषय में दिया गया अध्याय 3 के अंतर्गत, प्रकरण 5 के अंतर्गत दिया गया है शंकराचार्य के विषय में, इंपॉर्टेंट है, इसे आप ध्यान रखिए। आलवार संत, वीर शैव और इस्लाम, भौगोलिक एकता और मुक्त चिंतन, ये सभी दिया गया।
इसके बाद भक्ति आंदोलन आ जाता है प्रकरण 6 के अंतर्गत, अध्याय 3 प्रकरण 6, भक्ति आंदोलन और इस्लाम। इसमें भक्ति की प्राचीनता, गीता का महत्व, अतिरंजनवादियों की भ्रांति, आलवार भक्त, रामानुज की देन। रामानुज की देन कहाँ रहा? प्रकरण 6 में। और प्रकरण 5 में शंकराचार्य के विषय में। स्वामी रामानंद भी आ रहे हैं प्रकरण 6 में। शैवाचार्य, रहस्यवाद। इसके बाद प्रकरण 7 अमृत और हलाहल का संघर्ष। अमृत और हलाहल का संघर्ष, इसमें अकबर और औरंगजेब, दारा सिकोह, क्रांतिकारी का साथी कोई नहीं, अमृत की पराजय, एकता के दुर्बल प्रहरी, धर्मांधता का परिणाम। इसके बाद आ जाता है आपका प्रकरण 8 के अंतर्गत सिख धर्म, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सिख धर्म के विषय में पूरा सिखों से रिलेटेड और इस्लाम से रिलेटेड दिया गया है। इसके बाद प्रकरण 9 के अंतर्गत कला और शिल्प पर इस्लाम का प्रभाव क्या रहा, उस समय की जो भारतीय कला की परंपरा रही। इसके बाद मुगल काल क्या परंपरा आई, वास्तुकला का इस प्रकार से रहा, विश्वकर्मा और जौहरी का मिलन, ये सभी आपको प्रकरण 9 के अंतर्गत। प्रकरण 10 में दिया गया है साहित्य और भाषा पर प्रभाव। साहित्य और भाषा पर प्रभाव में हिंदी में अरबी और फारसी शब्दों के विषय में इसी में प्रकरण में दिया गया है। इसके बाद है प्रकरण 11 उर्दू का जन्म। खड़ी बोली में साहित्य रचना, उर्दू के आरंभिक कवि, उर्दू का जन्म दक्षिण में क्यों हुआ, मतरूकात या बहिष्कार की नीति, हिंदी से उर्दू या उर्दू से हिंदी, साधु हिंदी की परंपरा, हिंदी और उर्दू का गद्य, विवाद का समाधान, ये सब कहाँ दिया गया? प्रकरण 11 में उर्दू का जन्म के साथ। इसके बाद आपका अंतिम प्रकरण है 12 प्रकरण सामाजिक संस्कृति के कुछ और रूप, तन से भारतीय मन से ईरानी, हिंदुत्व का प्रभाव, अहिंसा और मुसलमान, स्त्रियों की स्थिति। आपको ये ध्यान रखना है कि अध्याय 3 और प्रकरण 12 के अंतर्गत स्त्रियों की स्थिति भी दी गई है। शिक्षा और भाषा की स्थिति, अन्य आदान प्रदान। तो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उसे आप लिख लीजिए। इसके बाद आ जाता है चतुर्थ अध्याय, जिसमें आपके कुल कितने प्रकरण हैं? 17 प्रकरण हैं। तो चतुर्थ अध्याय के अंतर्गत 17 प्रकरण हैं। प्रकरण 1 में हम देखेंगे क्या है, भारत में यूरोप का आगमन। जैसा कि आप सांस्कृतिक मीन्स इतिहास में जो भी आप पढ़ते हैं कि किस प्रकार से यूरोप का आगमन हुआ, यूरोप से कौन कौन आए, वो सभी आप यहाँ देखेंगे। इसके बाद शिक्षा में क्रांति, इम्पॉर्टेंट है ये, इसे आप अच्छे से देख लीजिए इसके शीर्षक को। शिक्षा में क्रांति में शिक्षा का भारतीय परंपरा क्या रहा, अंग्रेजी का पांव फैलाना, मिशनरियों की आशा, अंग्रेजी के गुण और दोष, कंपनी सरकार की शिक्षा नीति, शिक्षा के माध्यम का प्रश्न, एक ही समय में अनेक प्रयोग, माध्यम भारतीय भाषाएं हों, मराठी में शिक्षा, हिंदी में प्रयोग, भारत भक्त, अंग्रेजों की भाषा नीति, अंग्रेजों और शराब, सन 1854 का डिस्पैच, भारतीय अतीत का अनुसंधान, प्राचीन भारत और नवीन यूरोप, यूरोप के रोमांटिक आंदोलन पर भारतीय प्रभाव के प्रति शंका, ये सभी शिक्षा में क्रांति के अंतर्गत दिया गया है आपके चतुर्थ अध्याय में। इसके बाद है ईसाई धर्म और भारतीय जनता। प्रकरण 4 में है हिंदू नवोत्थान। प्रकरण 5 में है आपका ब्रह्म समाज, जिसमें ब्रह्म समाज के अंतर्गत राजा राम मोहन राय, वेदांत का मेल, ब्रह्म समाज के जन्म की वेदना, ब्रह्म समाज का जन्म, राजा राम मोहन राय की उदार दृष्टि, देवेंद्र नाथ, केशव चंद्र सेन, ये सभी ब्रह्म समाज के अंतर्गत है। प्रकरण 5 महाराष्ट्र में नवोत्थान के अंतर्गत परमहंस समाज, प्रार्थना समाज, महादेव गोविंद रानाडे, आगरकर और तिलक और गोखले, परशुराम और राम, प्रार्थना समाज का रूप, 19वीं सदी का मध्यकाल, ये सब है प्रकरण 6 के अंतर्गत महाराष्ट्र में नवोत्थान। इसके बाद आ जाता है आर्य समाज। आर्य समाज के विषय में क्या दिया गया है, स्वाभिमान का उदय, आक्रामकता की ओर, किसी का भी पक्षपात नहीं, सुधार नहीं, क्रांति, आर्य समाज की स्थापना, थियोसॉफी और स्वामी दयानंद, आर्य समाज की विशेषता, आर्यवाद एक दुष्परिणाम, हिंदुत्व की वीर भुजा। इसके बाद प्रकरण 8 के अंतर्गत थियोसॉफिकल सोसाइटी या ब्रह्म विद्या समाज दिया गया है, जिसमें एनिवेशन के बारे में बताया गया है। प्रकरण 9 के अंतर्गत धर्म के जीते जागते स्वरूप परमहंस रामकृष्ण के विषय में प्रकरण 9 के अंतर्गत बताया गया। आगे है कर्मठ वेदांत स्वामी विवेकानंद के विषय में प्रकरण 10, परमहंस के विषय में 9 में बताया गया और प्रकरण 10 के अंतर्गत स्वामी विवेकानंद के विषय में बताया गया। इसके बाद है प्रकरण 11 के अंतर्गत प्रवृत्ति का उत्थान, लोकमान्य तिलक, और प्रकरण 12 के अंतर्गत स्वर्ग का भूमिकरण, महायोगी अरविंद के विषय में बताया गया और प्रकरण 13 के अंतर्गत स्वर्ग
का भूमिकरण, और महायोगी अरविंद के विषय में। इसके बाद प्रकरण 13 है कि भूमि का स्वर्गीकरण और महात्मा गांधी का प्रयोग। प्रकरण 14 है विश्व दर्शन के प्रवर्तक श्री सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इसके बाद हम प्रकरण 15 में मुस्लिम नवोत्थान के विषय में, भारत में वहाबी, इस्लाम और अंग्रेजी राज, अंग्रेजी और अंग्रेजियत से प्रेम, सर सैयद अहमद खां, ये इम्पॉर्टेंट है, सर सैयद अहमद खां। प्रकरण 15 और अध्याय 4 में इनका वर्णन दिया गया है, इसे आप देखिएगा। इसके बाद प्रकरण 16 के विषय में है मोहम्मद इकबाल के विषय में दिया गया है। और इसके बाद है प्रकरण 17 भारतीय राष्ट्रीय और मुसलमान। प्रकरण 17 के अंतर्गत भारतीय राष्ट्रीय और मुसलमान, जिसमें एकता की राह, अंग्रेजों की भेद नीति, मुस्लिम लीग, एकता की तरंग, सांप्रदायिकता का विस्फोट, मुस्लिम लीग की बढ़ती, राष्ट्रवाद, मुसलमान, मुस्लिम कवियों की राष्ट्रीयता। और इसके बाद उपसंहार दिया गया है, जो कि आपके प्रथम संस्करण में उपसंहार नहीं दिया गया था, इसे तृतीय संस्करण में दिया गया है उपसंहार पूरे का। तो ये आपका भूमिका और इसके बाद विषय सूची रही, जहाँ से आप गेस करके, आप अगर पुस्तक के अंदर से तथ्य दिया जाता है तो भी आप समझ सकते हैं कि कहाँ से दिया जा रहा है, किस प्रकरण से है। तो कुछ प्रकरणों के नाम आपको याद रखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और ये किस अध्याय में है ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये आपको वीडियो कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।